अम, चलिए शुरू करते हैं। 2023 का आज क्या है? लास्ट डे। तो सभी को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए जब नया साल आए? खूब एंजॉय करना चाहिए, नहीं? नहीं। जब नया साल आए या कोई भी फेस्टिवल आए तो हमें क्या करना चाहिए? एक नया रिजोल्यूशन लेना चाहिए। मतलब कि एक संकल्प लेना चाहिए। मतलब अपना रूटीन बना लो, मुझे डेली इतना पढ़ना है, सुबह में जल्दी जगना है, इतने से इतने बजे तक पढ़ना है, ये होना चाहिए। तब हुआ पार्टी एंजॉय। चलिए पहला न्यूज शुरू करते हैं। आज एक्चुअली संडे है तो संडे को आपको साइंस सेंटर का स्पेशल न्यूज रहता है। कुछ कुछ कभी कभी गवर्नमेंट स्कीम रहते हैं, जैसे ये एक देखिए। जिक्र किए हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो है ये अयोध्या गए थे, वो मंदिर को समीक्षा करने, मंदिर के लिए। अयोध्या क्या नाम, अयोध्या राम मंदिर में। तो अब वहां पे क्या हुआ, एकाएक ये चले गए ट्रैवल्स, क्या बोलते हैं, मतलब जो दलित वर्ग होते हैं ना, उनके घर चले गए। अब उनके घर चले गए तो क्यों गए? वहां चाय पीने गए। तो चाय पीने नहीं गए मोदी जी, चाय पीने गए लेकिन वहां पे एक्चुअली अपना एडवर्टीजमेंट करने गए गवर्नमेंट का। क्या चीज का? उज्ज्वला एलपीजी स्कीम। समझ गया? तो बात करते हैं इसके बारे में, क्या है ये। तो देखिए, ये जो योजना है ना, उज्ज्वला योजना किसके द्वारा है? प्रधानमंत्री के द्वारा योजना को चालू किया गया था। ये क्या है? एक सोशल वेलफेयर स्कीम है। इसको लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा 2016 में। इस स्कीम का एम क्या होता है? तो प्रोवाइड फ्री एलपीजी कनेक्शन टू वुमेन। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ, फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन। मतलब कि बीपीएल, समझते हो ये तुम लोग? बिलो पॉवर्टी लाइन, इस रेखा से नीचे जो भी औरत हैं, महिलाएं हैं, तो उनको जो है एलपीजी कनेक्शन जो है फ्री में दिया जाएगा। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम फ्राइड गैस, वो सिलेंडर गैस जो जिसपे खाना, जिस चूल्हे पे खाना जो बनाते हैं गैस के द्वारा, वो तो फ्री में दिया जाता है सरकार की तरफ से। और ये स्कीम जो है किस मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। उसके बाद क्या है इस स्कीम को? दिस स्कीम हैज बीन सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू क्लीन कुकिंग फ्यूल टू मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड अक्रॉस इंडिया। तो पूरे भारत में लाखों की संख्या में जो है लोगों को जो खाना मतलब मिलेगा, उसके लिए जो क्लीन कुकिंग, मतलब जैसे गैस के द्वारा खाना बनेगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, अच्छे खाना बनेंगे। तो उसी के लिए ये क्लीन कुकिंग फ्यूल, खाना बनने के लिए एक फ्यूल है ये एलपीजी। ठीक है, तो पूरे भारतवर्ष में लाखों लोगों को दिया जाए इस स्कीम के अंदर। अच्छा, इस स्कीम को लाभ कौन कौन उठा सकता है? तो ऐसे आदमी जो इंडियन सिटीजन हो, उनका एज क्या हो, पहले तो महिला हो, और उनका एज क्या हो, एवं 18 हो, उसका बिलो पेवर्टी लाइन में क्या हो, उससे नीचे नाम हो, और ये जो है सोशल इकोनॉमिक, ऐसे कुछ करके सेंसस हुआ था। हाँ, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 लिस्ट, उसके अनुसार जो है बीपीएल लिस्ट से जो नीचे नाम है, मतलब बीपीएल लिस्ट में जिनका नाम है उनको दिया गया है। एक सेकंड। चलो फिर क्या कर रहे हैं, और क्या क्या होना चाहिए? अगर किन्हीं के पास पहले से एलपीजी कनेक्शन है तब उनको नहीं दिया जाएगा, ये भी है। और हम्म चलो ये चीजें, ये तो समझ गया क्या क्राइटेरिया है। चलो अब थोड़ा सा साइंस में देखते हैं। तो आप लोगों ने नौजिया का नाम सुना होगा। नौजिया, नाम सुने आप लोग? एक होता है नाजिया, एक होता है सिकनेस इन प्रेगनेंसी। दोनों दो चीजें होती हैं, लेकिन लोग एक ही चीज समझते हैं। क्या चीज समझते हैं? तो बताते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने सुना होगा कि जब महिलाएं प्रेगनेंसी होती है तो वोमिटिंग होता है शुरुआत में। सुने आप लोग? हाँ सर। Yes. हाँ, जैसे कहता है ना जी मिचलाना, उसको हिंदी में बोलते हैं नौजिया को, जी मिचलाना। एक तो ये चीजें होता है, वो शुरुआत में होता है। एक इसी तरह का बीमारी होता है, जो प्रेगनेंसी कुछ दिन हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, वोमिटिंग होगा और बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। तब क्या होता है,
तब वो एक बीमारी है और उसका नाम है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, या शॉर्ट में बोलो HG। ये बीमारी है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि रिसर्चर्स हैव फाउंड ए लिंक बिटवीन increased levels of a hormone and nausea during pregnancy। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक ना, और जो नौजिया होता है प्रेगनेंसी के दौरान, इसके बीच क्या कनेक्शन है, इस चीज पे रिसर्च हुई है। तो देखो, जो मेजोरिटी ऑफ प्रेगनेंसीज होती है 70%, जो महिला प्रेगनेंसी होती है, तो 70% क्या है इफेक्ट, मतलब 70% लोगों को तो ये वोमिटिंग और नौजिया होता ही है, ठीक ना। और कहता है कि विच कैन प्रोग्रेस टू ए सीवियर फॉर्म। और कहता है कि ये क्या होता है कि बहुत लोगों में, कि जब ये जो नौजिया और वोमिटिंग है, जो जी मिचलाना या उल्टी हो रहा, अगर ये बढ़ जाए, मतलब इसका रूप बढ़ जाए, ज्यादा होने लगे, तब ये क्या होता है, तब ये एक बीमारी का रूप ले लेता है। इसको क्या बोलते हैं, HG, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। ये कंसेप्ट समझ में आई या नहीं आई? जल्दी सर बोलो। आगे सर ये सर। नोजिया हाँ, नोजिया जो है इसके क्या? बारे में जैसे नौजिया कुछ नहीं, जैसे होता है ना, कहता ना कि जी मिचला रहा है, जैसे प्रेगनेंसी शुरुआत में होती है, तो उस टाइम होती है वो वोमिटिंग, जो शुरुआत में होती है ना, वही है। हाँ, अच्छा। ठीक है, आपका साथ कनेक्शन टूट गया था इसलिए। ठीक है। यस सर। इसको देख लीजिए एक बार, प्रोनाउंसिएशन नोसिया। नौजिया बोलते हैं, ठीक है। चल, अब थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में, HG के बारे में। तो ये क्या है, एक मेडिकल कंडीशनल है, सॉरी कंडीशन है, कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, बहुत ज्यादा अगर नोजिया हो रही है, या और क्या हो रही है साथ में, वोमिटिंग भी हो रहा है, तब ये क्या है, तब ये एक डिजीज है, HG। ठीक है। अब कहता है कि द सिम्टम्स कैन बी वेरी अनकंफर्टेबल एंड मे लीड टू डिहाइड्रेशन, वेट लॉस एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। अब देखिए क्या कर रहा है कि इसकी वजह से क्या होती है, अनकंफर्ट। तो अनकंफर्ट होगा, मतलब बॉडी उनका, मतलब अच्छे से वो फील, मतलब बॉडी अच्छा फील नहीं करेगा उनका। और वोमिटिंग अगर हुआ ज्यादा, तो वोमिटिंग करने से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, मतलब कि बॉडी में पानी जो है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो क्या होंगे, घट जाएंगे, बॉडी का वेट घटने लगेगा। तो ये दिक्कत है। अब कहता है कि द कंडीशन इज डिफरेंट फ्रॉम मॉर्निंग सिकनेस विच इज माइल्ड नोजिया एंड वोमिटिंग दैट अकर्स इन अर्ली प्रेगनेंसी। अच्छा, नोजिया को मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं, वो जो शुरुआत में होती है वो। ठीक है। अब कहता है क्या, हाँ, वो कह रहा है कि डिफरेंट है दोनों चीजें, मॉर्निंग सिकनेस और नोजिया एंड वोमिटिंग दैट अकर्स अर्ली प्रेगनेंसी। देखिए क्या कर रहा है, ये जो मॉर्निंग सिकनेस है ना, सॉरी, ये मॉर्निंग सिकनेस को बोलते हैं HG। तो ये क्या है, ये उनसे अलग है, किन से, नौजिया से, जो शुरुआत में होता है ना, वोमिटिंग, उनसे अलग है कौन, मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस क्या, वही HG के बारे में। अच्छा, ये होता क्या है, मतलब क्यों होता है, किस हार्मोन की वजह से। तो देखिए, एक हार्मोन जो है, सॉरी, मतलब एक प्रोटीन है, ठीक ना, हार्मोन के दौरान रिलीज होता है। तो एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम है आपका GDF15। क्या है, GDF15। ये क्या है, एक हार्मोन है, जो हार्मोन क्या करता है, बिलोंग्स टू द ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा सुपर फैमिली, मतलब सुपर बीटा, ये जो है बीटा सुपर फैमिली, जैसे सेल्स है, सेल को कैसे रेगुलेट करना है, अगर सेल डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर कैसे करना है। तो उस, मतलब उस चीज को रेगुलेट करने के लिए या रिपेयरिंग करने के लिए इस प्रोटीन की जरूरत होती है। इसी, अच्छा, इस प्रोटीन को कौन सा जीन, ठीक है, ये क्वेश्चन, कौन सा मतलब कौन सा जीन जो है इस प्रोटीन को बनाता है। तो बॉडी के सेल्स में जो होता है, उस जीन का भी नाम इसी तरह है, GDF15 जीन। अच्छा, इसी को और एक और भी नाम दिया गया है, GDF15 को मैक्रोफाज इनहिबिटरी साइटोकाइन, या MIC1, ये भी बोला जाता है। किनको, GDF15 को। अब देखिए, कहता है अंडर नॉर्मल कंडीशन,
GDF15 इज एक्सप्रेस्ड इन लो कंसंट्रेशन। अब देखो क्या कर रहा है कि ये जो GDF15 है, ऐसे तो ये लो कंसंट्रेशन मतलब हल्का फुल्का इसका असर दिखता है, इनका असर ज्यादा कब हो जाता है, मतलब अपरेगुलेटेड, अपग्रेड हो गया। यहाँ पे अपग्रेड कैसे हो जाता है, तो जैसे कोई ऑर्गन, जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, अगर ये डैमेज हुआ तब ये क्या होगा, तब ज्यादा मात्रा में काम करने लगेगा। कौन? GDF15। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन एक चीज और क्या है कि पूरी तरह से हमें अभी तक इस GDF15 प्रोटीन के बारे में नहीं पता है, लेकिन हाँ फिर भी साइंटिस्ट लोग इतना अंदाजा लगाते हैं कि सेल को रिपेयर, ग्रोथ में हेल्प करता है। और ये किस चीज में काम करता है, तो देखो, रेगुलेटिंग एपोप्टोसिस, एंजियोजेनेसिस, सेल रिपेयर, सेल ग्रोथ, विच इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑब्जर्व इन कार्डियोवैस्कुलर एंड नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर। मतलब कि जो हमारा हार्ट है ना, कार्डियोवैस्कुलर मतलब था हार्ट से रिलेटेड, तो हार्ट में जो सेल्स वगैरह है, तो उनमें जो भी प्रोसेस होता है उनमें इस प्रोटीन का काम होता है, GDF15 का। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलना है। हाँ, अब ये एक न्यूज देखिए, अच्छी न्यूज है। जो लोग चाय पी रहे हैं शायद उनके लिए अच्छा न्यूज ना हो, ठीक ना, चाय कॉफी वालों के लिए, चिप्स वाले के लिए। देखो दो चीजें हैं, एक है HFSS, एक है SSB, ठीक ना। क्या है, तो समझते हैं कि जैसे शुगर है ना, चीनी, इस पे टैक्स ज्यादा लगाया जा रहा है सरकार के द्वारा। क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि ये हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है, किनका, शुगर का, इसलिए। अब देखो कहता है कि ए हेल्थ टैक्स ऑफ बिटवीन 20 to 30% इन एडिशन टू GST कैन बी कंसिडर टू बी इम्पोर्ट ऑन शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस। बेवरेजेस मतलब कि जैसे वो पीते हो ना, क्या बोलते हैं, एनर्जी ड्रिंक, और क्या क्या आते हैं, फल का रस, वो वगैरह, जूस वगैरह, वो होता है। तो सरकार जो है क्या कर रही है, जितना GST है, GST के अलावा कितना परसेंट टैक्स लगाने की बात कर रही है, 20 to 30%। तो अच्छा हाँ, ये देखो लिखा है, जैसे कोको कोला बोलते हैं जिसको, कोको कोला जूसेज एज वेल एज, उसके बाद फूड हाई इन शुगर, सॉल्ट एंड फैट, मतलब ऐसा फूड जिसमें शुगर बहुत ज्यादा हो, नमक बहुत ज्यादा हो, फैट ज्यादा हो, उसको HFS, ये बड़ा H हो गया, दोनों जगह S बड़ा हो गया, HFS ये हो। तो इन SSB और HFS, ठीक है, क्या चीज बोलोगे, SSB और HFS, दोनों पे क्या कर रहे हैं सरकार, 20 से 30% का एडिशनल टैक्स लगाया जाएगा। उससे बातचीत चल रही है। अब देखो थोड़ा सा देखते हैं, कहता है करेंटली शुगर, अभी जो शुगर का टैक्स रेट है, GST कितना है, पता है किसी को? 18% है, चीनी पे टैक्स लिया जाता है। ठीक है, अब कहता है कि इफ एन एडिशनल 20-30% टैक्स इज इम्पोर्ट, 20-30 मतलब 20 to 30 होगा, टैक्स इज इम्पोर्ट, दिस विल टेक द टैक्स टू 38 to 48%, मतलब 38 से 40% टैक्स हो जाएगा चीनी में। तो फिर चीनी बहुत महंगा हो रहा है, होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देखिए, शुगर स्वीटेन बेवरेजेस, शुगर स्वीटेन बेवरेजेस मतलब जैसे क्या होगा बताओ? कोको कोला और हाँ, जो कोको कोला, वो बेलमोंट का कंपनी का आता है जूस पीने वाला, वो सब रहता है। तो कहता है क्या, इसमें जो है 28% का GST लिया जाता है। अब इसमें 20%, सॉरी 12% जो है सेस चार्ज लगाता है, ये भी एक तरह का टैक्स होता है सरकार का। कहता है वाइल हाई फेट सॉल्ट एंड शुगर प्रोडक्ट्स ओनली अटैक 20%, सॉरी कहते हैं 12% GST। तो SSB में कितना है, 28% का टैक्स है अभी। और जो HFS है उसमें कितना है, कितना है जी, 12%। नहीं समझे, मैं कह रहा हूँ कि SSB जो है अभी उसमें टैक्स रेट कितना है, GST 28%। और जो HFS है इसमें कितना है टैक्स, 12%। 12%। अच्छा ये HFS समझते हैं, ये जो चिप्स वगैरह जानते एनर्जी हैं? ड्रिंक्स, हाँ सर हाँ। नहीं, उसमें ड्रिंक्स, आएगा, वो SSB में आ जाएगा। अच्छा अच्छा।
समझे? चिप्स वगैरह और क्या होता है जी, बर्गर पिज्जा ये सब होता है ना, वही सब। फास्ट फूड। हम्म। एक सेकेंड। तो अच्छा, कुछ कुछ बेवरेजेस जो है उस वो भी एचएफएस के अंदर ही आते हैं। इसमें मतलब एचएफएस किसको बोलेंगे, जिसमें शुगर सॉल्ट और फैट ज्यादा हो। तो कुछ जूसेस भी आते हैं जिसमें ये ज्यादा होता है। तो कोको कोला भी उस तरह का कोई आता होगा, पता नहीं मुझे उतना, जो पीते हैं उनको पता होगा। चलो आगे देखते हैं। तो बस ये याद रखना कि एक याद रखोगे ना तो दोनों याद रहेगा। क्या याद रखोगे कि जो एच एफ एस उसमें क्या है, शुगर सॉल्ट। हाई फैट सॉल्ट शुगर, बाकी छोड़ दीजिए एसएसबी को। ठीक है। अब देखिए, कहता है व्हाइल द ग्लोबल एवरेज कंजम्पशन ऑफ शुगर इज 22 केजी पर पर्सन। अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो कितना है पर पर्सन, एक व्यक्ति 22 केजी चीनी खपत करता है एक साल में। और इंडिया की बात करेंगे तो 25 केजी पर ईयर। इंडिया में ज्यादा लोग चीनी यूज करते हैं, खपत करते हैं, कंज्यूम करते हैं। और कह रहा है क्या, फ्री शुगर कंजम्पशन इन इंडिया इज 5 times द WHO रिकमेंडेड थ्रेशोल्ड। तो जो इंडिया में बोला गया है कि इंडिया में एक आदमी को कितना चीनी खपत करना चाहिए, उसका 5 गुना खपत हो रहा है। कहाँ पे? इंडिया में। अब कहता है कि फॉर एसएसबी ए हेल्थ टैक्स ऑफ 20 or 30% could result in 7 to 30% डिक्लाइन इन डिमांड फॉर एचएफ। अच्छा देखो ये क्या कह रहा है कि जो एसएसबी है, ठीक ना, तो इसमें अगर हेल्थ टैक्स जो है मतलब, अच्छा ये जो टैक्स लगाया जा रहा है एडिशनल, इसको क्या बोलते हैं, हेल्थ हेल्थ टैक्स। तो कितना बढ़ाएगा, 20 से 30। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इतना बढ़ा दिया तो जो डिमांड है ना वो 7 से 10% घट जाएगा। मतलब इतना लोग कम यूज करने लगेंगे चीनी को, ये बात करें। और अगर एचएफएस की बात करेंगे तो इसमें भी 10 से 30%, 10 से 30% का अगर टैक्स लगाएगा तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 से 24% लोग डिमांड घट जाएगा, लोगों का डिमांड जी। ये एसएसबी और एचएफएस। अब कह रहा है क्या, अब एक आंकड़ा बताते हैं। अगर मान लीजिए ये जो कह रहा है कि चीनी अगर 100 रुपए है, ठीक है, कितना है, 100 रुपए। अगर इसमें जीएसटी लगा दो 18%, कितना होगा बताओ? 118। हाँ 18 लगा दिए, 118 रुपया। और इसमें अगर एडिशनल लग गया कितना, 10 से 30% हेल्थ टैक्स, तो तब ये चीनी हो जाएगा कितना, 128 से 148 रुपये। समझ लीजिए चीनी इतना होने वाला है, महंगा होगा। चलो अब एसएसबी का बात करेंगे। विथ ए 100 बेस प्राइस, करेंट जीएसटी 18% प्लस 12% एडिशनल सेस, द प्राइस टू बी कंज्यूमर्स इज 140। और अगर एसएसबी की बात करेंगे तो 100 रुपए केजी है तो वो हो जाएगा 140 रुपए। ठीक है, 140 रुपए। और जब ये टैक्स लगाया जाएगा 10 से 30%, तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 150 से 170 रुपए। ये एक्चुअली मैंने इंटरनेट पे जाके देखा था कैलकुलेशन कैसे ये बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक ना, वहां से मैंने आपको लोगों के लिए लाया है। फिर करा है क्या, वही सब बातें हैं, सिंपल है, समझिए। चलो आगे देखते हैं। टीबी के बारे में दिया है, अब इसमें पढ़ोगे ना तो दिया है इतना इलाज हो रहा है, इतना प्राइवेट में है, इतना गवर्नमेंट, वो हमारे काम का नहीं है। एक्चुअली टीबी हम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी भूल गए होंगे कुछ कुछ, तो फिर से याद कर लेते हैं। पहला बात क्या याद रखना है कि टीबी की जो बीमारी है कंटेजियस इन्फेक्शन है। इसका क्या मतलब होता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। फिर क्या याद रखना है कि ये बीमारी किसके द्वारा होता है, बोलो, नहीं पढ़ रहे? बैक्टीरिया। हाँ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है। अच्छा, टीबी की जो बीमारी होती है कि हमारे बॉडी के किस ऑर्गन पे अफेक्ट करती है, ये याद रखना है, लंग्स। लंग्स। ठीक है, मेनली इसी पे करता है, बाकी और चीजें पे करता है, बोन ब्रेन ये सब है। लेकिन एग्जाम में आपको आएगा लंग्स, यही टिक लगाना है। ठीक है। फिर क्या कहता है कि अगर पहले से डायग्नोसिस कर लिया जाए तो टीबी का जो स्प्रेड है, टीबी जो फैल रहा है उसको पूरी तरह से रोका जा सकता है 100%। फिर है क्या, एक है लेटेंट टीबी कैन डेवलप इनटू एन एक्टिव टीबी। लेटेंट टीबी क्या होता है, जैसे कि टीबी जो होता है किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है,
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेई। तो ये बैक्टीरिया बॉडी में है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, समझ गए? तो कुछ खास खराबी नहीं कर रहा बॉडी में, लेकिन ये क्या होगा, जैसे एक्टिव होगा तो फिर बीमारी बढ़ जाएगी, तो फिर लोगों को परेशानी भी बढ़ जाएगी। तो और उस समय क्या होगा, इमीडिएट मेडिसिन एंड केयर इज नेसेसरी, उस समय उनको मेडिसिन की परम आवश्यकता है। अच्छा, टीबी जो है क्या कुरेबल है, मतलब निदान है, इसका इलाज हो सकता है? यस, 100%। ठीक है। अब कहता है कि इसका ट्रीट कैसे किया जाता था, अप्रूव्ड 4 ड्रग कॉम्बिनेशन फॉर ए मिनिमम ऑफ 6 मंथ। तो टीबी का जो दवा दिया जाता है ना, तो उसमें 4 ड्रग्स होते हैं, मतलब 4 तरह का दवा होता है, और उसको कॉम्बिनेशन करके 6 महीना तक दवा अगर खिलाया जाए टीबी के पेशेंट को, तो क्या होगा, पूरी तरह से वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है। और लेटेंट टीबी का इलाज होता है 3 से 4 महीने। सर ये पहले क्यूरेबल नहीं था, अब भी आया है ना? नहीं नहीं, पहले टीबी बहुत दिन से कुरेबल है, बहुत दिन से और सर cure ये वाला। सबके अंदर होता है, मतलब एक्टिव किसी किसी को नहीं होता नहीं है नहीं वो, नहीं नहीं, है ना? अरे नहीं, ऐसा नहीं जरूरी है कि सबके अंदर उसका बैक्टीरिया होगा, ना ना, सब में हाँ, नहीं होता। अच्छा अच्छा। ठीक है। अब ये देखो, कुछ फिगर से कुछ आप लोग को दिख रहा है कुछ अजीब सा? फ्रॉग है ना सर, मतलब। हाँ, अच्छा, एक होता है फ्रॉग, एक होता है टोड, मेल फीमेल ये सब होता है, तो उतना वो हमको नहीं पढ़ना है मेल फीमेल। कहता है कि कलर वेरिएशन इन फ्रॉग्स एंड टोड्स may help protect them against environmental stress and pathogens। अब देखो क्या कर रहा है कि जो कलर का वेरिएशन होता है ना फ्रॉग्स में, ये इसको क्या करता है कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस मतलब ये बात कर रहा है प्रीडेटर्स की, जो इसको खाएंगे उनसे ये क्या करता है, बचाता है। कौन? कलर वेरिएशन, इनके जो अलग अलग कलर होते हैं। तो जिस तरह का देखो, अगर ग्रीन वाला ये, तो जिस तरह का है ना प्लांट, उसके लीफ, उसी तरह का देखो आपने कलर बदल लिए ना, ये नहीं दिख रहा है? हाँ सर, मतलब ये ज्यादातर ये प्लांट्स वगैरह खाता है या फिर रहता है उस नहीं पे, जी, नहीं नहीं। उसकी वजह से। क्योंकि देखो, आ, चलो, बैट बॉल खेलती हो? हाँ, खेला है सर। ठीक है। बॉल मान लो रेड कलर का है, ठीक है, हम्म। और तुम्हारे यहाँ बगीचा लगा हुआ है, एकदम पेड़ पौधा छोटा बड़ा सब लगा है। अगर वो बॉल जो है उस बगीचे में चल जाएगा तो निकाल के ले आओगे, आ हम्म। जाओगे ना? ठीक है। हम्म। अच्छा, मान लो अगर ग्रीन कलर का बॉल चला जाए उसमें बगीचे में, तब थोड़ा तब मुश्किल से मिलेगा। हाँ, मिलेगा ही मिक्स नहीं हो जल्दी, जाएगा अगर ना। ज्यादा घना है तो मिलेगा ही नहीं नहीं। मिलेगा। जैसे सरसों का होता है छोटा छोटा, थोड़ा सा 3-4 फीट का, अगर उसमें बॉल चला गया तो खोज लोगे? नहीं खोज पाओगे अगर ग्रीन कलर का बॉल है तो। हम्म। समझ में आई बात? सरसों के साग में अगर बॉल चला जाए तो मिलेगा? नहीं मिलेगा ग्रीन कलर का बॉल। वही एक्चुअली ये कर रहा है लिजार्ड फ्रॉग। समझ गए बात को? नहीं समझे? हाँ सर। कि अब जैसे ये है, फ्रॉग है, तो फ्रॉग को कौन खाता है? रैट। स्नेक खाता है ना? रैट तो नहीं हाँ खाएगा, हाँ हाँ। स्नेक खाएगा। तो अगर ये ग्रीन हो गया तो स्नेक खोज पाएगा? मुश्किल होगा ना थोड़ा। नहीं। इसी को बोलते हैं कैमोफ्लाउज, बोलते हैं एक्चुअली इस प्रोसेस को, क्या बोलते हैं? कैमोफ्लाउज। ठीक ना? कैमोफ्लाउज, एक मिनट रुको, इसका अच्छे से थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख ले। कैमोफ्लेज, इसका हिंदी बहुत अच्छा है, छलावरन। कैमोफ्लाज। हाँ, कैमोफ्लेज। ठीक ना? कैमे क्या, कैमोफ्लाज। हाँ, कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज। ठीक है। तो इसी के बारे में हमको एक्चुअली समझना है। तो कैमोफ्लेज क्या है? ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसको कौन यूज करते हैं? एनिमल्स यूज करते हैं टू ब्लेंड इन विथ देयर सराउंडिंग्स एंड अवॉइड डिटेक्शन बाय प्रेडेटर्स। मतलब कि जो इन्वायरमेंट में उसमें ये ब्लेंड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और ये क्या करता है, इनको प्रीडेटर से बचाता है। ठीक है। तो कैमोफ्लेज क्या है? कैन ट्रैक
मेनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग कलरेशन, कलर बदल सकता है, अपना पैटर्न बदल सकता है, टेक्सचर को भी बदल सकता है, साइज को इधर उधर। दैट हेल्प्स दैट हेल्प एनिमल्स ब्लेंड इन विथ देयर इन्वायरमेंट, ताकि ये क्या हो, उस इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को ब्लेंड कर सके, मतलब मिक्स कर सके। फिर अगर आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल सम एनिमल्स हैव फर और स्किन दैट मैचेस द कलर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। जैसे पोलर बियर का देखो, उसका फर देखो किस तरह रहता है, जैसा आइस है ना, बर्फ, उसी की तरह रहता है उसका स्किन फर। होता है कि नहीं? स्किन फर मतलब स्किन बोलो या फर बोलो, हाँ वो सर। रोआ जो रहता है ना, बाल, उसकी भी बोलते हैं। होता है ना, जैसा आइस रहता है, देखो पोलर बियर उसी तरह का रहता है। while others have patterns that break up their outline and make them harder to see। और कुछ क्या होता है, अपना पैटर्न को ही बदल लेता है, अगर कोई कलर है दूसरा कलर में आ गया, और जिस तरह का वहाँ का इन्वायरमेंट सराउंडिंग है उसी कलर में आ जाएगा। Some animals can even change their color to text to match their surroundings, make them nearly invisible to predators। तो वही कह रहा है कि कुछ एनिमल्स जो है कलर या टेक्सचर भी बदलते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो प्रीडेटर्स होता है उनके लिए इनविजिबल हो जाता है, मतलब वो देख नहीं पाते कि कहाँ पे वो जानवर है, ताकि वो खा ना सके उनको। जैसे हाँ देखो ये फिगर, ये दिख रहा है, व्हाट इज दिस? but कैन owl, कैन एनी गेस? हाँ सर, आंवला ही तो। हाँ आउल है, देख रहे हैं? हाँ सर, कुछ ये इंसेक्ट्स भी देखिए, होते हैं ना सर, जैसे कि हाँ हाँ पत्तियों पे बहुत, रहते हैं तो पत्ती जैसा ही कलर होता है उनका। हाँ कैटरपिलर भी होता है उस हाँ। तरह का। हम्म, देख, हाँ सर, ये भी बटरफ्लाई। हम्म, चलो। अच्छा अब ये देखो, एक इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, फ्री रेंजिंग कैट्स। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं फ्री रेंजिंग कैट, डोमेस्टिक कैट्स क्या होता है, या इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं, शुरू से ही देखो। पहले ये समझो फ्री रेंजिंग डोमेस्टिक कैट्स क्या होता है। तो दैट लिव आउटडोर्स एंड आर आइदर अनवाउंड, सेमी फेरल, आउंड बट गिवन आउटडोर एक्सेस। तो जो घर के बाहर होता है, घर के अंदर भी होता है, कुछ कुछ मालिक के अंदर होते हैं, मतलब कुछ लोग पालते हैं, कुछ लोग जंगली होते हैं, कुछ लोग अर्ध जंगली होते हैं, मतलब घर में भी रहा जंगल में भी चला गया, ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन सभी को क्या है, आउटडोर की एक्सेस दिया जाता है। मतलब जैसे तुम बिल्ली पाल लिए, तो बिल्ली को बांध के नहीं रखते हम लोग, खुलेआम छोड़ देते हैं, जाओ जहाँ जो करना है। ठीक है, ये हुआ फ्री रेंजिंग डोमेस्टिक कैट्स बोलते हैं इसको। अब आगे कहता है कि अराउंड द वर्ल्ड आर फाउंड टू ईट मोर देन 2000 अदर एनिमल्स स्पीसीज सच एज बर्ड्स, मैमल्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स। अब देखो ये जो कैट्स है, 2000 प्रजातियों को खाता है ये, 2000 तरह के प्रजातियों को खा सकता है। कौन? कैट। तो बोलोगे तो क्या अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे इकोलॉजी समझ में आ रहा है, इसके पास क्या है, बहुत ऑप्शन है सारे सर। ऑप्शन है हाँ खाने के लिए। हम्म। समझिए, क्योंकि ये क्या है, अपर कंज्यूमर में आता है, कार्निवोर में है। ठीक है ना? अब क्या कह रहा है कि फिर दिक्कत क्यों हो रही है, दिक्कत ये है कि इंक्लूडिंग 350 स्पीसीज ऑफ कंजर्वेशन कंसर्न। तो जिस जानवर को हम कंजर्व करना चाह रहे हैं ना, जो छोटे छोटे जानवर है जो एक्सटिंक्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसको भी ये खा जा रहा है। कौन? कैट। तो ये चिंता की बात है ना, ये चिंता की बात है। और ये जो फ्री रेंजिंग डोमेस्टिक कैट्स है, इसको जो है ह्यूमन हेल्थ और वाइल्ड लाइफ दोनों के लिए खतरा माना जाता है कैट्स को। क्यों? बिकॉज दे प्रे ऑन नेटिव स्पीसीज, क्योंकि ये ना जहां रहेगा वहीं के स्पीसीज को खाता है। जैसे बिल्ली देखो, तो जंगल में जाती है चूहा को खाने? नहीं, आपके घर के आसपास है ना, वहीं के चूहा या जो भी चीजें वो खाती है कोई जानवर, तो उसको खाएंगे। तो नेटिव स्पीसीज को खाता है, इससे क्या होता है, बीमारी भी फैलता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो प्रे पॉपुलेशन है, मतलब जिसको ये खाते हैं, उस पर एकदम डर का माहौल बना के रखती है ये। जहां भी कैट रहेगा तुम देखो, बिल्ली उल्ली, मतलब चूहे वगैरह एकदम शांत। जैसे मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, तो यहाँ देखोगे तो अजीब है, यहाँ कुत्ता डरता है बिल्ली से, ये है यहाँ। अच्छा, हाँ हाँ, इसी से रिलेटेड एक प्रोग्राम चला गया था, ट्रैप न्यूटर रिटर्न प्रोग्राम्स। इसमें क्या किया जाता था कि बिल्ली को स्टेरलाइज करके फिर उसको फ्री कर दिया जाता है। स्टेरलाइजिंग क्या होता है, स्टेरलाइजिंग करने के बाद दे कांट प्रोड्यूस बेबी, फिर वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। स्टेरलाइज करके फिर मार छोड़ देगा, तो मान चलो जब तक वो जिंदा रहेगी, फिर उसकी आबादी घट जाएगी, लेकिन इनइफेक्टिव रहा।
इससे कोई खास नहीं असर पड़ा उनके पॉपुलेशन बढ़ता ही रह गया। चलो एक और है इंटरनल क्लॉक। स्लिप आप लोग स्लिप साइकिल होता है हमारे बॉडी में। जैसे कि अगर आप डेली मतलब सोते हैं, सब लोग डेली जगते भी हैं, तो बहुत लोगों का आप लोगों ने सुना होगा कि 5 बजे एकदम आंख खुल जाती है, उनका डेली का रूटीन है, सुने होंगे आप लोग। अगर गांव की बात करेंगे, शहर में भी है लेकिन गांव की अगर ज्यादा बात करते हैं हम लोग रूरल में, तो वहां लोग जो है ना ज्यादा घड़ी वड़ी समय नहीं देखते हैं। सुबह होगा वो उठ जाएंगे, ठीक ना, जग गए उठ गए अपना, फिर जो डेली का काम है करेंगे, जब टाइम हुआ खाना पीने का खाएंगे। ये एक्चुअली क्या है, तो ये होता है बायोलॉजिकल साइकिल। हमारे बॉडी में भी साइकिल चलता है, इस तरह का बायोलॉजिकल साइकिल होता है। आप बस ब्रीफ में समझो, क्योंकि इसका डिटेल्स में थोड़ा समय लगेगा, फिर कभी न्यूज से रिलेटेड आएगा तो मैं जरूर बताऊँ। तो कहने का मतलब कि सोने का टाइम हुआ तो नींद आ गए, सो गए, जगने का समय हुआ तो जग गए। होता है ऐसा कि नहीं? ये चीज है। एक चीज और होता है, एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे आप नींद में हो, अगर आपको मच्छर काट रहे थे, तो देखिए नींद में भी आपका हाथ उस मच्छर पे चला जाता है। हुआ है कभी ऐसा? जरूर एक्सपीरियंस किए होंगे आप लोग, है ना। अब देखो, किसी को नहीं ऐसा फील हुआ? एनीबॉडी? हुआ है सर। हुआ है, ठीक। चलो अब इसमें हम समझते हैं जो लाइट है हम लोग के आसपास, तो लाइट तो हमें देखने में मदद करता ही है, उसके बाद क्या हमारे सोने और जगने में भी ये इन्फ्लुएंस करता है, प्रभाव डालता है? अभी देखिए, अब इसमें तो रिसर्च हुआ है लेकिन क्लियर कट बात नहीं निकला है, ठीक है, क्योंकि इसमें जब रिसर्च किया गया, कुछ प्रैक्टिकल करके देखा गया तो कोई असर नहीं है। तो ये चीजें हैं, क्लियर कट अभी नहीं आई, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी दिया है कि येलोइश लाइट जो होता है, तो ब्लू लाइट से ज्यादा स्ट्रांग होता है। कौन? मतलब ब्लू लाइट से ज्यादा असर डालता है येलो लाइट, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है, जैसे हमारे ब्रेन में एक सेल है, न्यूरॉन्स है, गैंग्लियन सेल। ये क्या है? लाइट सेंसिटिव सेल है, मतलब लाइट को रिस्पॉन्ड करता है। लाइट रिस्पॉन्ड मतलब जैसा कि आप आंख बंद करके रखो, आप पे अगर कोई लाइट जलाए टॉर्च का या मोबाइल फ्लैश, तो आपका आंख देखो खुल जाएगा, या आपको बुझाने लगेगा कि लाइट है। तो वो क्या है एक्चुअली, हमारा जो सेल है ना वो रिस्पॉन्ड कर रहा है उस लाइट को। जैसे लाइट रिस्पॉन्ड मतलब जैसे कि सूरजमुखी का पौधा देखना, उसमें जो फूल खिलते हैं ना, तो जिधर जिधर सनलाइट घूमेगी उधर उधर फूल वो घूमता है। कितने लोग देखे हैं ये चीजें? मैंने तो देखा है कई बार ये तो गाँव में। सर पढ़ा है। हाँ, वो लाइट को रिस्पॉन्ड करता है। बहुत ऐसे हम्म। प्लांट होते हैं, उनकी जड़ उसी तरफ जाएंगे जिधर सनलाइट रहता है। चलो हमें समझना है गैंग्लियन सेल के बारे में। चलो, ये है क्या? न्यूज में है तो पता रहना चाहिए। ये एक क्या है? न्यूरॉन्स है। क्या है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन मतलब ब्रेन के अंदर ये सेल है। तो ये ना एक गुच्छे में पाया जाता है, और इसको बोलते हैं गैंग्लिया। प्रैक्टिकली तो नहीं दिखा सकते, हम लोग कॉलेज में प्रैक्टिकल किए हुए थे तो देखे थे ये चीजें। तो ये एक गुच्छे के रूप में होता है गैंग्लिया, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है। आगे देखेंगे क्या किसमें है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इसका काम क्या होता है, किसका? गैंग्लिया का। तो रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारे बॉडी में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, क्या है? देखो, एक होता है पीएनएस, एक होता है सीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी में जितने सारे पार्ट्स हैं, तो जैसे कहने का मतलब कि जैसे मान लो काजल की उंगली है तुम्हारा, अब उंगली को तुमको पिंच किए तो दर्द किया या नहीं? हाँ। हाँ सर। दर्द किया। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, सिग्नल ट्रांसमिट होके देखो, जिससे ये अगर मान लो उंगली है ना, अब यहाँ पे मान लो तुमको माधुरी यहाँ पे पिंच की, तो दर्द हुआ। तो यहाँ से क्या हुआ, जो सिग्नल है कहाँ जाएगा? सेंट्रल
नर्वस सिस्टम। और फिर यहाँ जब यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम गया तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहेगा देखो तुम्हें दर्द हो रहा है, कोई तुम्हारी उंगली को पिंच कर रहा है, तो सिग्नल गया। अब इधर से क्या आएगा, तो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ इधर, और इधर क्या हो रहा है, रिसीव होगा, तो पता चलेगा अच्छा दर्द हुआ। तो ये जो है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारा जो बॉडी पार्ट्स है, इन दोनों के बीच जो ये ट्रांसमिट और रिसीवर होता है, इन दोनों का काम कौन करता है, गैंग्लिया या गैंग्लियन सेल्स। आई बात समझ में? बताओ बच्चों, नहीं समझ में आया हाँ सर आ गया। सबको? किसी को दिक्कत है तो बोलो। पीएनएस कहाँ होता है? आई मीन हाँ, ये भी ब्रेन, ये हमारे ब्रेन का पार्ट है, आप इतना समझ लो, हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। नर्वस सिस्टम मतलब जो उसमें न्यूरॉन्स की बात की जाती है, मतलब हमारा पूरा बॉडी जिसके द्वारा रेगुलेट होता है, ठीक है, ब्रेन फंक्शनिंग है। हाँ। चलो ये समझ गए गैंग्लियन सेल के बारे में अच्छे से? किसी को दिक्कत है तो पूछो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहता है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैंग्लियन सेल। ये गैंग्लियन सेल बहुत तरह का होता है और अलग अलग फंक्शन होते हैं सबके। जैसे एक हम बात करते हैं रेटिनल गैंग्लियन सेल्स। जो रेटिना के अंदर गैंग्लियन सेल है, उसका काम क्या होता है कि ये आपको विजुअल इंफॉर्मेशन देता है, मतलब देखने का सूचना देता है आपको। और देखने का सूचना किसके द्वारा दिया जाता है, आंखों के द्वारा। एक होता है ऑटोनोमिक गैंग्लियन सेल। ये क्या है, दैट रेगुलेट इनवॉलेंटरी फंक्शन लाइक हार्ट रेट और डायरेक्शन। तो ऑटोनोमिक गैंग्लियन सेल क्या होता है, जैसे हमारा हार्ट रेट है, दिल धड़कता है, हमारा बॉडी में पाचन होता है, तो इसमें ये सेल काम करता है, ऑटोनोमिक गैंग्लियन सेल। अब देखिए यहाँ एक क्या है, इनवॉलेंटरी फंक्शन है। देखो दो तरह का होता है, एक होता है वॉलेंटरी फंक्शन, एक होता है इनवॉलेंटरी फंक्शन। इसको बताते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे मान लो कि काजल एक थप्पड़ लगा रही है किसी को, तो क्या इसका हाथ अपने से उठ के लग जाएगा किसी को थप्पड़, या थोड़ा ये जोर लगाएंगे तब? बोलो। जोर लगेगा तो तब। हाँ, फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा, जो तुम सांस लेती हो, तुम्हारे मन से चलता है या ऑटोमेटिक चलता है? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक है। ये जो दिल धड़कता है, तुम चलाती हो या चल रहा है अपने आप? अपने आप चल रहा था। ये है इनवॉलेंटरी फंक्शन, समझ गया? जो अपने आप होता है। हाँ, इसलिए लिखा ऑटोनोमिक गैंग्लियन सेल वहां पे काम करते रहता है। आपको चिंता करने की बात नहीं, हार्ट रेट अपना काम कर रहा है, ठीक है। बॉडी खाना खाए पच गया, तो तुम बोलते हो कि नहीं नहीं नहीं, आज तो हम हैवी फूड खाए, अभी नहीं पचना, तुम रुक जाओ। ऐसा होता है? नहीं होता है, नहीं। ठीक है। तो ये हो गया इनवॉलेंटरी फंक्शन। वॉलेंटरी फंक्शन समझ गए, जिसमें हम जैसे चाहे उसमें फोर्स लगाए चेंज कर हाँ। सकते हैं, हाँ चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको बोलते हैं CNS। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको बोलते हैं PNS। अब देखो, पूछे थे ना क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड को बोलते हैं। ब्रेन कहाँ है पता है सबको, स्पाइनल कोड कहाँ होता है, ये जो हमारा पीठ है ना, ऐसे छुओ पीठ को, पीठ पे हाथ दो, और पीठ के बीच में देखो हाथ दोगे ना, तो तुम्हें कुछ लगेगा कि कुछ ज्वाइंटेड है, एकदम लंबा सा, कमर से लेके गले तक रहता है ऐसा। एक्चुअली वो क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिसको बैकबोन भी बोलते हैं। और वो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में रहता है ये स्पाइनल कोड, ठीक है। चलो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये समझ रहे होंगे आप लोग, इनवॉलेंट्री समझ गए, और वॉलेंट्री मतलब कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कर रहे हैं ना, मेरा मन है मसल्स बना रहे हैं, ये वॉलेंट्री फंक्शन हो गया, ठीक है। ऑटोनोमिक में भी दो चीजें होता है, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। इसमें नहीं जाना है, रहने दीजिए। चलो, और अच्छा चलिए, हो गया तो, ठीक है। कल 1 जनवरी है, कल से फिर नया साल से शुरुआत करते हैं। कल से ये आपका डेली यही क्लास टाइम रहेगा, आई थिंक 11 बजे के आसपास रहेगा, मैसेज चला जाएगा। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं।